नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम। आज हम लोग एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001 और 2015 के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर ईएमएस क्यों जरूरी है? पहला एग्जांपल है कि इंडस्ट्री है जो चालू है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ठीक है। दूसरा एक उदाहरण है, दो बच्चे हैं जो कुछ चीज़ें पानी में डाल रहे हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तीसरा भी वही उदाहरण है। नीड फॉर ईएमएस क्यों जरूरी है? ह्यूमन एक ऐसा व्यक्ति है जो सेव पेपर सेव ट्रीज रखता है, सेव पेपर सेव ट्रीज बोलता है और खुद ही पेड़ों को काट के उन पर लिखता है। तो ये कल्चर है। तो इस कल्चर को चेंज करने के लिए ईएमएस आया है 14,001 2015। तो चलिए जान लेते हैं क्यों ज़रूरत है ईएमएस का। ग्लोबलाइजेशन, उसमें ये कुछ चीज़ें हैं। पहला है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या है? वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। ठीक है। दूसरा है इनिफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। इसमें जो संसाधन हैं, हमारे जो प्रोसेस में जो संसाधन है उनका अगर सही से प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो उससे भी प्रदूषण होगा। ठीक है। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, हम जो वाटर सप्लाई करते हैं, जो खराब वेस्ट वाटर होता है उसका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है? ठीक है। उसको ट्रीटेड करके भेजते हैं या ऐसे ही भेजते हैं? अगर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं होगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो भी जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ये वायु परिवर्तन है। जब फैक्ट्रियाँ चलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में जाता है जिससे एनवायरनमेंट को भी हानि पहुंचती है। दूसरा एक उदाहरण है कि जो व्हीकल्स होते हैं उनका भी धुआं जाता है, ठीक है, उससे भी एनवायरनमेंट को काफ़ी क्षति पहुंचती है। दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्षरण, मतलब पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सब काटने से जो है ईएमएस को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। दूसरा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इसमें अगले आएंगे सोशल एक्सपेक्टेशन। तो इन सब चीज़ों को कैसे मेज़र करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके ऊपर सस्टेन डेवलपमेंट करेंगे तो, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो, और इन चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो, ठीक है। और नीचे लिखा है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, और कड़े नियम करेंगे तो हम ईएमएस अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एम्स ऑफ ईएमएस का क्या एम है? सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक को सस्टेन करना। ठीक है। पर्पस ऑफ ईएमएस, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है, कंप्लायंस ऑब्लिजियंस, एनहेंसिंग एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटली साउंड अल्टरनेटिव्स और कम्युनिकेटिंग। तो ये ईएमएस के पर्पस हैं। सक्सेस फैक्टर, लीडरशिप में क्या है? बाय टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ईएमएस ऑपरेट होना चाहिए। दूसरा कमिटमेंट फ्रॉम ऑल लेवल एंड फंक्शन, जो इसमें इन्वॉल्व है उनका कमिटमेंट होना चाहिए ईएमएस के थ्रू। दूसरा इंटीग्रेट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इनटू ऑर्गेनाइजेशन, और इंटीग्रेट एनवायरनमेंट सिस्टम होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? बिजनेस प्रैक्टिसेस में होना चाहिए, स्ट्रेटेजी डायरेक्शन में होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, अलाइन विद अदर बिजनेस प्रायोरिटीज होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल गवर्नेंस इनटू ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम। ये पीडीसीए साइकिल है जो आईएसओ 9000 2015 में भी था। ये बेस है जिसमें प्लान में कॉन्टेक्स्ट और इश्यू, प्रोसेसेस, एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव के ऊपर प्लान करना है। डू में क्या है? सपोर्ट, ऑपरेशनल कंट्रोल और इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है। चेक में क्या आता है? मैनेजमेंट रिव्यू करेगा, इंटरनल ऑडिट करेंगे और जो कंप्लायंस है उनका इवैल्यूएशन करेंगे। और एक्शन में क्या है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है और जो नॉन कन्फर्मिटीज है उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करना है। तो आईएसओ 14000 2015 की ये 10 क्लॉजेज हैं जो सेम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी है। जो लेटेस्ट है 2015 वाला, दोनों सेम है।
लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें, जो 9000 2015 है वो प्रोडक्ट और सर्विस पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्वालिटी की बात करता है। और जो EMS 40000 2015 है ये हमारे प्रोसेस में होने वाले जो एक्सपेक्ट हैं उनका इम्पैक्ट एनवायरमेंट सिस्टम के ऊपर बताता है। ठीक है, ये 10 क्लॉजेज है, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट। चलिए इसके ऊपर आगे बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है 4.1 सब क्लॉजेज इसमें लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कॉन्टेक्स्ट, लिखा है डिटरमाइन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यू, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल इशू है उनको डिटरमाइन करना, उनको आइडेंटिफाई करना। चलिए जान लेते हैं कि जो इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशूज़ क्या होते हैं। इंटरनल होते हैं ऑटोमेशन वर्कफोर्स, पोटेंशियल टू कंट्रोल हजार्डस मटेरियल, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल, इक्विपमेंट, कल्चर और इनोवेशन। और जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं वो क्या है, कस्टमर रेगुलेशंस, ओके, कॉन्ट्रैक्टर्स, कम्युनिटी इश्यू, पब्लिकली ऑपरेटेड ट्रीटमेंट, वर्क, लैंड और फिल। ठीक है, आगे चलते हैं। 4.2 सब क्लॉजेस, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। ये इंटरेस्टेड पार्टीज क्या होती हैं, चलिए जान लेते हैं क्या होती हैं। कंज्यूमर, ओनर, स्टेक होल्डर, सोसाइटी, सप्लायर एंड पार्टनर, इनको इंटरेस्टेड पार्टीज बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ डिटरमाइन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए कि द इंटरेस्टेड पार्टीज देयर आर रिलेवेंट टू द EMS, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो रिलेवेंट होना चाहिए EMS के थ्रू, और उनकी नीड्स और एक्सेप्टेशन समझनी चाहिए, और इनके जो अनुपालन के जो दायित्व हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 4.3 सब क्लॉजेस है, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द EMS। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो EMS का स्कोप अपने को डिटरमिनाइन करना है। क्या करना है, कंसीडर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यू, जो आप बता दिया है, कंप्लायंस, ओब्लिजियंस, उनके जो अनुपालन है उनको दायित्व करना है। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, फंक्शन एंड फिजिकल बाउंड्रीज, फिर एक्टिविटीज, प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर भी EMS का स्कोप डिफाइन करना है। अथॉरिटी एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन शैल बी अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज। आगे चलते हैं 5.0 लीडरशिप, इसके 3 सब क्लॉजेज है। 5.1 क्या बोलता है, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, 5.2 पॉलिसी एंड 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। 5.2 की बात कर लेते हैं। 5.2.1 स्टेबलिशिंग द एनवायरमेंट पॉलिसी, जो एनवायरमेंट पॉलिसी है उसको स्टेबल करना, किसमें करना, प्रोसेस में करना। तो पहला पॉइंट है अप्रोप्रिएट टू द पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट और जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज है उनको डिफाइन करना। ठीक है, दूसरा फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग, उनका फ्रेमवर्क तैयार करना, और जो फ्रेमवर्क तैयार किया है उसके ऊपर कमिटमेंट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना। ओके, 6.0 प्लानिंग में 3 सब क्लॉजेज हैं। 6.1 क्या बोलता है, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, 6.2 क्या बोलता है, एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। 6.3 बोलता है प्लानिंग ऑफ चेंजेस। तो 6.1 के ऊपर बात कर लेते हैं, एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। तो किसी भी प्रोसेस में रिस्क रहता है, कुछ नेगेटिव रहता है और कुछ पॉजिटिवली रहता है। तो क्या लिखा है, एनी अर्सेंटली दैट इफ इट अकर्स वुड अफेक्ट वन एंड मोर ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ भी हो जाता है जो अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने से रोकता है, वो थ्रेट भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और जो थ्रेट रहता है वो नेगेटिवली काम करता है और जो अपॉर्चुनिटी होता है वो पॉजिटिवली काम करता है। ठीक है, 6.1 डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट नीड टू बी एड्रेस, हमें रिस्क को डिटरमाइन करना है, ठीक है, और एड्रेस करना है। प्लान में क्या आता है, ए एक्शन टू एड्रेस दिस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, हमने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की, उनके ऊपर एक्शन करना। बी क्या बोलता है, हाउ टू इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट दिस एक्शन इनटू द EMS प्रोसेस, हमें जो इम्प्लीमेंट एक्शन है उनको EMS प्रोसेस में कैसे इंप्लीमेंट करना। दूसरा, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एक्शन, हमने जो एक्शन लिए हैं उनका इफेक्टिवनेस मेजर करना है। 6.1.2 एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है।
तो एक्सपेक्ट क्या होता है, हमारी प्रोसेस में से होने वाली चीज़ें जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करें वो एस्पेक्ट होते हैं। और इम्पैक्ट का है इधर उदाहरण, एनवायरमेंट क्या आता है, रिसोर्स कंजप्शन, वाटर जनरेशन एंड डिस्पोजल। वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूड नॉइज, ऑर्डर मीन्स गंध, फ्यूम्स, फिगरेटिव एमिनेशन और प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो उनके इम्पैक्ट क्या है कि रिसोर्स डिप्लेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड कंटामिनेशन और नॉइज पॉल्यूशन। एक किधर रिलेशनशिप दिखाया है कि कॉज लिया एनवायरमेंट एक्सपेक्ट, एक्टिविटीज किसमें, प्रोडक्ट और सर्विस में, ठीक है, हमें एक्टिविटी करना है प्रोडक्ट और सर्विस में, ठीक है। और इफेक्ट क्या, इफेक्ट में क्या है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट। तो फॉर एग्जांपल भी दिया है कि कॉज निकाला है कि डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, डिस्पोज कर रहे थे डर्टी वाटर, तो कैसे क्या किया है उसका दूसरा, वेट क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, ठीक है, फ्लोर में धुलाई किया और उससे इफेक्ट क्या पड़ा, वाटर पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं 6.1.2 एनवायरमेंट एक्सपेक्ट। इसमें क्या है, डिटरमाइन एनवायरमेंट एक्सपेक्ट एंड इम्पैक्ट कंसीडरिंग, ठीक है, अपने को एक्सपेक्ट और इम्पैक्ट डिटरमाइन करना है। दूसरा, चेंज प्लान एंड न्यू डेवलपमेंट, न्यू और मॉडिफाइड एक्टिविटीज, प्रोडक्ट एंड सर्विस, हमें चेंज करना है, ठीक है, प्लान करना है और नए डेवलपमेंट करना है और एक्टिविटीज को मॉडिफाइड करना है, किसके ऊपर, प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर। दूसरा है एबनॉर्मल कंडीशन एंड रीजनेबली फोर्सेबल इमरजेंसी सिचुएशन, और जो इमरजेंसी सिचुएशन है उनको एनॉर्मल कंडीशन होने वाली जो चीज़ें हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना। आगे है 6.1.3 कंप्लायंस ओब्लिजियंस। इसमें क्या है, डिटरमाइन एंड हैव एसेस टू कंप्लायंस ओब्लिजियंस। दूसरा, डिटरमाइन हाउ दिस अप्लाई टू ऑर्गेनाइजेशन और यूज दिस फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। हमें जो कंप्लायंस हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन करना है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है और उसके ऊपर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना है। 6.2 क्या बताता है, एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। हमें जो एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव उनको कैसे प्लान करना है और कैसे अचीव करना है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव एट रिलेवेंट फंक्शन लेवल एंड प्रोसेस। जो एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अपने प्रोसेस में क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। दूसरा, हमें एनवायरमेंट पॉलिसी बनाना है, कंसिस्टेंट करना है। दूसरा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव को लेके वर्क करना है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इससे अगला जो वीडियो आएगा वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर आएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, टेक इनटू अकाउंट एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट। अगला है रिलेवेंट टू कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेटेड एंड अपलोड एंड अप्रोप्रिएट। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसमें 5 चीज़ें दी हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो निकालूंगा ताकि आपको भी समझ में आएगा। दूसरा है 6.2.2 प्लानिंग एक्शन टू अचीव एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपने एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या प्लान करना है, कैसे करना है। व्हाट प्लानिंग हाउ टू अचीव इन एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। हमें अपने सिस्टम में कैसे करना है, व्हाट विल बी डन, इन सब चीज़ों का उपयोग करना है। व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्हेन इट विल कंप्लीट, कब कंप्लीट होगा, हाउ द रिजल्ट विल बी इवैल्यूएट, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है। क्लॉज 7.0 सपोर्ट की बात करता है। इसमें 5 सब क्लॉजेज हैं। पहला है रिसोर्सेज, कंटिन्यूअस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। रिसोर्सेज में क्या आता है, मैन, मशीन, मेथड और मटेरियल, किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है, ठीक है। 7.2 कंटिन्यूअस में क्या आता है, हमें असेसमेंट करना है, ट्रेनिंग देना है, इवेल्यूएट करना है और डिटरमाइन करना है। नॉलेज बढ़ाना है, स्किल बढ़ाना है और परफॉर्मेंस बनाना है, इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू EMS, ओके। लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। 7.3 अवेयरनेस में क्या आता है, लोगों को एनवायरनमेंट पॉलिसी पता होना चाहिए, उनके एस्पेक्ट और इम्पैक्ट पता होना चाहिए और कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस ऑफ EMS को इफेक्टिव करने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, और जो नॉन कंप्लायंस है मतलब जो EMS को इफेक्ट करेंगे
उनसे क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं उनके बारे में अवेयरनेस करना। ओके, 7.4 कम्युनिकेशंस, इसमें दो सब क्लॉजेज हैं। 7.4.2 क्या बोलता है, इंटरनल कम्युनिकेशन, और 7.4.3 क्या बोलता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। ओके, तो 7.5 के पास चलते हैं, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द्वारा रिक्वायर्ड है, वो जरूर इम्प्लीमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज बी नेसेसरी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ईएमएस। और जो डॉक्यूमेंट बनेंगे एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। ओके, क्लॉजेज 8.0 क्या बताता है, ऑपरेशन में दो सब क्लॉजेस हैं। पहला है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल और दूसरा है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या है, इस्टेब्लिश ऑपरेटिंग क्राइटेरिया। हमें ऑपरेटिंग क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश करना है। इम्प्लीमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग क्राइटेरिया। और कंट्रोल बेस्ड जो ऑपरेटिंग एरिया हमने जो इस्टेब्लिश किया है उसको कंट्रोल बेस्ड होना चाहिए वो, ठीक है। आगे चलते हैं 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें क्या है, कंसिस्टेंट विथ लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सेल। पॉइंट नंबर 1, एस्टेब्लिश कंट्रोल एंड अप्रोप्रिएट इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज कंसिडरिंग ईच लाइफ स्टाइल स्टेज। हमें कंट्रोल करना है किस पे, डिजाइन और डेवलपमेंट फेज पे। दूसरा, डिटरमाइन इट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। हमें डिटरमाइन करना है जो एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। जब प्रोडक्ट और सर्विस जब करते हैं तो एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट को हमें डिटरमाइन करना है। दूसरा, कम्युनिकेट इट्स एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। अगला है, कंसीडर द नीड टू प्रोवाइड इन्फो अबाउट पोटेंशियल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी, यूज, EOL का मतलब है एंड ऑफ लाइन ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ इट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, 8.2 में क्या है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या तैयारी और क्या क्या रिस्पॉन्स है। आइडेंटिफाई इमरजेंसी सिचुएशन, हमें जो इमरजेंसी सिचुएशन है विद रिस्पेक्ट टू EMS वो आइडेंटिफाई करना है। रिस्पॉन्ड टू एक्चुअल इमरजेंसीज, उन इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करना है। ओके, टेक एक्शन टू प्रिवेंट और मिटिगेट द कंसिक्वेंस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, अगला है पेरियोडिकली टेस्ट, मतलब समय समय पे उनको टेस्ट भी करना है। पेरियोडिकली रिव्यू भी होना चाहिए, ठीक है, समय समय पे रिव्यू, और जो प्रोसेस है वो रिवाइज होना चाहिए आफ्टर ऑक्यूरेंस। ओके, आगे है प्रोवाइड इन्फो एंड ट्रेनिंग टू इंटरेस्टेड पार्टीज एंड प्रीवियस वर्किंग अंडर इट्स बिहाफ। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू EMS के बारे में, EMS के जो कंप्लायंस है उनके बारे में बताना चाहिए। 9.0 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं। 9.1 क्या बोलता है, मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। हमने जो EMS के जो कंप्लायंस हमने जो बनाए हैं, जो इम्प्लीमेंट किए हैं, उनका मॉनिटरिंग करना। दूसरा 9.2 इंटरनल ऑडिट करना, ठीक है। अगला, और जो ऑडिट हुआ है उसके ऊपर मैनेजमेंट रिव्यू। 9.1 में क्या है, मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। पहला है जनरल, दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस, जो कंप्लायंस है उनका इवैल्यूएशन। पहला है पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी। हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है। इवैल्यूएट एंड टेक एक्शन, उनके ऊपर एक्शन लेना है। मेंटेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट कंप्लायंस स्टेटस, और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंप्लायंस है, उनको मेंटेन करना है, ठीक है। जो एज पर EMS कंप्लायंस है उनको मेंटेन करना है, ठीक है। उनकी रेंज में चीज़ें होनी चाहिए। प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोसेस में, तो जो EMS के जो कंप्लायंस हैं, ठीक है, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए। 9.2 क्या बोलता है, इंटरनल ऑडिट। इसमें क्या है, कंडक्ट इंटरनल ऑडिट रेगुलर बेसिस। जो इंटरनल ऑडिट है वो रेगुलर बेस पे होना चाहिए। डिफाइन ऑडिट स्कोप एंड क्राइटेरिया ऑफ ईच ऑडिट। आगे चलते हैं 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू।
मैनेजमेंट रिव्यू भी होना चाहिए। मैनेजमेंट रिव्यू क्या है? मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट। 10.0 इम्प्रूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। 10.1 है जनरल, 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, और 10.3 है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो हमारे जो प्रोसेस में जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे, जो ऐसी नॉन कन्फर्मिटी मिलती है, तो उसको एड्रेस करना और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना। दूसरा, करेक्टिव एक्शन साथ में लेने के बाद उसको उसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना। ओके, अभी बात कर लेते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। ईएमएस इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमें किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। पहला है क्लॉजेस 4.3 बात करता है स्कोप ऑफ द ईएमएस। क्लॉजेस 5.2 बात करता है एनवायरमेंट पॉलिसी होना चाहिए। 6.1.1 बात करता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेस एंड प्रोसेसेस नीडेड। क्लॉज 6.1.2 बात करता है क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। क्लॉज 6.1.2 बात करता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट विद एसोसिएट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ओके, इतने डॉक्यूमेंट होने चाहिए इंप्रूवमेंट करने के लिए। क्लॉजेस 6.1.2 क्या बात करता है? सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। क्लॉजेस 6.2 क्या बोलता है? एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड प्लान फॉर अचीविंग देम। क्लॉजेस 8.1 क्या बोलता है? ऑपरेशनल कंट्रोल। क्लॉजेस 8.2 क्या बोलता है? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। एंड हेयर आर द मैंडेटरी रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कंप्लायंस ओब्लिजियंस रिकॉर्ड होना चाहिए एज पर 6.1.3 क्लॉज के अकॉर्डिंग। रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग स्किल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज पर क्लॉजेस 7.2 के अकॉर्डिंग। एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम का भी रिकॉर्ड होना चाहिए एज पर क्लॉज 9.2। रिजल्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट होना चाहिए एज पर क्लॉज 9.2, ठीक है। तो और रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू एज पर क्लॉज 9.3 के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट, ये रिकॉर्ड होने चाहिए। और अगला है रिजल्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। हमने जो करेक्टिव एक्शन लिए उनके क्या क्या रिजल्ट हैं एज पर क्लॉज 10.1, ये सारे रिकॉर्ड ईएमएस में होने चाहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके आगे में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है, हम अपने सिस्टम में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कैसे इंप्रूव करेंगे उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। दूसरा एक चीज़ है कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में डालिए, और किसी को अगर ये पीपीटी चाहिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो मैं मेल कर दूंगा। मुझे पर्सनल मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ओके, चलिए ख़त्म करते हैं अभी।